Hello students, welcome to Gradify classes. This side Deepa Tiwari. I am your education subject faculty on the platform Gradify classes. So student, आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी यूपी पीजीटी एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास रहने वाली है। यहाँ पे हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस हम जरूर सॉल्व करेंगे और ये कोशिश मेरी रहेगी कि आपके आने वाली वीडियो में इस तरीके से मैं और भी मल्टीपल क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सॉल्व कराऊं। इससे आपको एक फायदा ये मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं और उसके अलावा आपको क्वेश्चंस पढ़ने और उसको सॉल्व करने की एक आदत भी बनी रहती है। तो ये दोनों ही तरीके से हेल्पफुल रहने वाली है और हम स्टार्ट करेंगे इस बेहतरीन क्लास को जहाँ पे आपके लिए लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं बनेगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे आपके लिए वो बाईलैंग्वेज फॉर्म में होंगे। जनरली ये क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही देखने को मिले हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी टाइप करके लेकर आई हूँ, जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो कि क्वेश्चंस उसको समझ में ना आ रहे हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने आज की बेहतरीन फर्स्ट क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। सो फर्स्ट क्या कहता है हमारा, वेदा इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक। क्या वेद कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं है? तो ये हमारा सही है। ठीक है। द हिम्स ऑफ रिंग वेदा आर कंपोज्ड द प्रेज ऑफ द गॉड। जो हिम्स हैं वो किसके लिए कंपोज किए गए हैं ऋग्वेदा में? प्रेज ऑफ गॉड के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन है। थर्ड है, वैदिक टीचिंग्स बिलोंग टू द कर्म मार्ग। जो हमारी वैदिक टीचिंग्स है वो कर्म मार्ग से रिलेटेड है। दैट इज ऑल्सो राइट। ओके। उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता। ये भी आपका सही ऑप्शन है। उपनिषद जो है वो वेदांत भी कहे जाते हैं। वेदांत इज द लास्ट पार्ट ऑफ यजुर्वेद। ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अब देखिए, आपको पता है कि जो हमारा वेदांत है, ठीक है, वेदांत को हमने क्या कहा, उपनिषद का जो लास्ट एंड पार्ट है जिसे हम क्रक्स भी बोलते हैं, एंड पार्ट होता है वेदांत का क्या? उपनिषद। तो उपनिषद हमारे जो वेदांत है, कौन से? 4 वेदांत है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनका एंड पार्ट, इनका क्रक्स जो होता है वो क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग वेदांत को उपनिषद भी कह सकते हैं या उसको मानते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात? तो इस तरीके से हमारा ए, बी और सी और डी राइट ऑप्शन होता है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सोशलाइजेशन एजेंसी? आपको ये बताना है कि समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है जो करेक्ट यहाँ पे एक दूसरे से मिलान नहीं हुई है, उसका मैचिंग जो है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं किया गया है। अब स्टूडेंट, आपको पता होगा हमारी जो एजुकेशन में हमारे जो टाइप्स हैं वो 3 तरीके के सोशलाइजेशन एजुकेशन के टाइप्स बताए गए। वो कौन से हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ये आपने अपने बीएड और एमएड में या सीटेट जब दिया होगा तो कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी और ये बहुत बेसिक है। ठीक है। अब फॉर्मल हमारा जो एजुकेशन होता है, फॉर्मल एजुकेशन जो होता है हमारा, उसमें कौन कौन आता है? उसमें हमारा स्कूल आता है। ठीक है, उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज आती है, उसमें हमारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है। अब जो हमारा जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसमें कौन आता है? उसमें हमारी फैमिली आती है। ठीक है, आसपास की कम्युनिटी आती है और उसके अलावा हमारा ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी काम आती है, लाइफ एक्सपीरियंसेस भी काम आते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है जहाँ पे हम लाइफ लॉन्ग चीज़ों को सीखते हैं। अब जो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, वैसे तो इसको हम बेसिक तौर पे क्या ही बोलें कि आप डिस्टेंस एजुकेशन जो करते हैं, जिसमें आपका सेट ऑफ करिकुलम होता है,
सेट ऑफ एक सिलेबस होता है, लेकिन आपका जैसे एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में जाके बैठ के आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कल वो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन से, जो उसमें सेट ऑफ करिकुलम, सेट ऑफ डिसिप्लिन, सेट ऑफ टाइम, सेट ऑफ सिलेबस, सब कुछ बिल्कुल आपका पहले से प्री डिसाइडेड होता है। बट नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है थोड़ी। तो यहाँ पे हम एक डिस्टेंस लर्निंग भी मान सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, ठीक है। और आपका स्काउट हो गया, आपका स्टेट जो आता है वो भी आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ही आता है। तो अब यहाँ पे हमको राइट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं मिला हुआ है। तो देखिए अभी हमने बात की थी स्कूल की, तो स्कूल हमारा फॉर्मल एजुकेशन में है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टेट और स्काउट अभी हमने बात की थी, ये नॉन फॉर्मल में आता है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे तीनों करेक्ट हैं। अभी हमने फैमिली की बात की, फैमिली नॉन फॉर्मल एजुकेशन संस्था नहीं है, एजुकेशन एजेंसी नहीं है, ये हमारी इनफॉर्मल में आती है। क्लियर? तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? ए। ए मतलब हमारा गलत मिलान हुआ है, ये सही नहीं, ये हमारा इनफॉर्मल है। करेक्ट है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज कंसीडर एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी बिकॉज, एजुकेशन जो है सोसाइटी की सब सिस्टम क्यों कही जाती है? बिकॉज इट हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट हैज इट ओन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, इसके अपने स्व विभाषित उद्देश्य व कार्य हैं। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। इट इज एन एसेंशियल सर्विस दैट प्रोवाइड इंडिविजुअल्स टू सोसाइटी, यह एक ऐसी आवश्यक सेवा है जो समाज को, व्यक्तियों को प्रदान करनी होती है। नहीं, ये भी नहीं है। बट राइट आंसर इज आपका डी, क्योंकि द अचीवमेंट ऑफ सोशल गोल्स डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस बाय द सोशल फंक्शनिंग। जो एजुकेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन डिसाइड करती है? वो सोसाइटी डिसाइड करती है। सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटीज की वैल्यूज, सोसाइटीज की मोरल जो वैल्यूज, एथिक्स होते हैं, उनके ऊपर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, और उनको पूरा कौन करता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन जो सोसाइटी की नीड्स होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, और वो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको पूरा करता है। सो दैट एजुकेशन डिपेंड करता है सोसाइटी के जो फंक्शंस हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होता है, उनसे प्रभावित होता है, और उसके बाद वो उस तरीके से काम करता है। क्लियर यहाँ तक की बात? तो उप प्रणाली यानी सब सिस्टम के रूप में एजुकेशन का किसको समझा जाता है? सोसाइटी को, और सोसाइटी का क्या है? एजुकेशन। क्लियर यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। आप देख रहे होंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पीजीटी एजुकेशन में स्टूडेंट, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज नॉट रिप्रेजेंट बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? कौन सा ऐसा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है जो कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन द्वारा नहीं रिप्रेजेंट किया गया था? फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने इसको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में लिया था। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट रिलीजन की बात सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में नहीं की गई थी। क्लियर? क्योंकि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी। ये बहुत सिंपल है, इनके आपको जितने भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको याद करने होंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके ही नहीं, आपकी कोठारी कमीशन से भी पूछे जाते हैं, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, 68, इन सब से भी इस तरीके से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सब के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पढ़ लेना है, एनसीटी के फंक्शंस को पढ़ लेना है। इस तरीके जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से सीधे पूछे लिए जाते हैं, और वो बहुत इजी होते हैं सॉल्व करना, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इनको एक बार अपने एंड से भी खुद से आप इसको एक बार ऑब्जेक्टिव्स को रीड कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन स्टूडेंट ड्राइव न्यू नॉलेज यूजिंग द गिवन इंट्रोडक्टरी डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट? अब जो न्यू नॉलेज है
बच्चा अगर ले रहा है, जो टेबुलर फॉर्मेट में जो उसको एक डेटा दिया गया है, उससे अगर बच्चा न्यू नॉलेज ले रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? आप इन ऑप्शंस को देखिएगा तो ये ऑप्शंस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको देखना होगा। तो आप सब ने पढ़ा होगा, एक जो अपने बीएड में, एमएड में भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में। इसके 3 डोमेन्स होते हैं, आप सबको पता होगा इसके 3 डोमेन्स के बारे में, जिसमें हमारा कॉग्निटिव आता है, ठीक है, हमारा अफेक्टिव डोमेन आता है और हमारा साइकोमोटर डोमेन आता है। इन सब के बारे में, ये 3 डोमेन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा कॉग्निटिव है वो हमारा किससे, संज्ञान से है, अफेक्टिव हमारा भावनात्मक डोमेन होता है और साइकोमोटर होता है वो हमारा होता है, इसको कहते हैं मनोप्रेरक डोमेन, ठीक है। तो ये हमारे 3 डोमेन होते हैं, जिसमें हमारा कॉग्निटिव डोमेन में हमारे 6 आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अफेक्टिव में हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसी तरह हमारे मनोप्रेरक में भी हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमने बात की है वो हमने कॉग्निटिव डोमेन की बात की है। तो आपको देखना है कॉग्निटिव डोमेन में जो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, और जो बच्चा एक न्यू नॉलेज ले रहा है, एक इंट्रोडक्टरी टैब जो उसको सामने जो डेटा दिया गया है टैबुलर फॉर्मेट में, उससे अगर बच्चा कोई नई नॉलेज ड्राइव कर रहा है, तो उसको क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि टीचर वहां पे कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होता है। इनको बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, किसमें दिया था? 1956 में दिया था। ये आपने बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी होगी आपने, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि इसको पढ़ाने की जरूरत है, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो एक तरीके की जो टीचर्स है वो यूज करता है, किस लिए? जो स्टूडेंट होते हैं उसके, उनके जो थिंकिंग के लेवल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। एक टीचर जो है वो बच्चों का जो थिंकिंग लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बच्चों का जो थिंकिंग लेवल होता है, ठीक है, थिंकिंग लेवल होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन यूज करता है? ब्लूम टेक्सोनॉमी यूज करता है एक टीचर, ठीक है। याद रखिएगा जब आपने भी बीएड में अपनी टीचिंग की होगी तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का बहुत ही अच्छे से उसका यूज किया होगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी कौन यूज करता है? एक टीचर यूज करता है, इसको बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में, ये आपको याद रखना है। और बच्चों की जो थिंकिंग का लेवल्स होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक टीचर इसको यूज करता है। क्लियर यहाँ तक की बात? तो अब हम देख लेते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में कौन कौन से हमारे स्टेप होते हैं और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कौन सा स्टेप, कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल करता है। तो सबसे पहला जो होता है, जहां पे हम बात करते हैं नॉलेज की। देखिए नॉलेज में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक टीचर का कि बच्चे को जो नॉलेज है वो किस तरीके से देने हैं। यहाँ पे ही हम बात करते हैं बच्चे को रोट लर्निंग कराएंगे, जहाँ पे बच्चा कोई चीज याद कर ले, अच्छे से याद कर ले कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक लेवल होता है, बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि टीचर चाहता है कि बच्चा यहाँ पे चीजों को अच्छे से लर्न कर पाए, क्रैम कर पाए, ठीक है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है वो है हमारा कंप्रेहेंशन। अब आपको पता होगा कि जब कोई चीज हम लोग लर्न कर लेते हैं तो उसको फिर क्या टीचर चाहता है कि हम उसको घर जाके रिवाइज करें, उसके बारे में और चीज एक्सप्लोर करें, समझें। स्कूल में टीचर ने हमको वो चीज रटा दी, उसके बाद हम खुद से जाके उसको कंप्रेहेंड करते हैं, उस चीजों को और अच्छे से समझते हैं। पहला लेवल यही होता है ना कि चीजों को पहले फटाक से रट लें, फिर हम उसके इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि अब हमने पहले कोई चीज लर्न कर ली फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या, हमने उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले ली। अब नॉलेज तो ले ली, लेकिन वो नॉलेज लेके अपने पास रखना थोड़ी ना है, उसको क्या करना है? उसको अप्लाई करना है। हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीजों को अप्लाई करते हैं, तो हमारी जो नॉलेज है वो और एक्सपैंड होती है और बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ होता है वो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारा इवेल्युएशन है वो हमारा सबसे लास्ट लेवल होता है। हमारा 6th लेवल होता है इवेल्युएशन, फोर्थ हमारा होता है एनालिसिस, ठीक है। और जो हमारा 5th लेवल होता है वो हमारा होता है सिंथेसिस।
एनालिसिस में हम चीजों को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके चीजों को समझते हैं। एप्लीकेशन कर रहे हैं, फिर चीजों को हम एक बार ब्रेक डाउन करके चीजों को समझ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में समझ रहे हैं। और जब हम एक बार छोटे छोटे पार्ट्स में कंसेप्ट को समझ जाते हैं, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट में चीजों को समझ रहे हैं, उसके बाद सिंथेसिस में हम उन्हीं को सबको कंबाइंड कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, और फिर इवेल्युएट करता है एक टीचर उन चीजों को। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रहेगा नॉलेज, सेकंड रहेगा हमारा कंप्रहेंशन, जहाँ पे हम कंप्रहेंशन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। उसके बाद एप्लीकेशन, फिर हमारा एनालिसिस, देन हमारा सिंथेसिस, और लास्ट हमारा इवेल्युएशन। अब यहाँ पे जो बात की गई है कि बच्चा जो है वो न्यू नॉलेज, एक इंट्रोडक्टरी गिवन डेटा जो दिया गया है टेबुलर फॉर्मेट में, उससे ले रहा है। तो यहाँ पे बच्चा लर्न तो कर नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे बच्चा लर्न कर चुका है, ऑलरेडी चीजों को समझ चुका है, इन डेप्थ में जाके समझ चुका है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई चीज अप्लाई कर रहा है ना, जो चीज उसने समझी है, उसके सामने अब डेटा आया, अब प्रैक्टिकल तौर पे उसको कहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन भी नहीं कर रहा है, सिंथेसिस भी नहीं कर रहा है, और यहाँ पे टीचर उसको इवेलुएट भी नहीं कर रहा है। पहले बच्चे ने चीजें समझ ली है ऑलरेडी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में, सेकंड में वो इन डेप्थ उसकी क्लैरिटी ले चुका है, लेकिन यहाँ पे टीचर ने उसे क्या, स्टूडेंट को दिया है, डेटा दिया है, और कहा उससे न्यू नॉलेज ड्राइव करिए। न्यू नॉलेज के लिए वो जो पहले चीजें सीखी हैं वो एप्लीकेशन करेगा, उसको व्यवहारिक रूप में लाएगा, देन उसके बाद उसको वो आगे नई नॉलेज ले पाएगा। सो इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉग्निटिव लेवल में हमारे 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि ये हैं। आगे हम इसी तरह अफेक्टिव के भी पढ़ेंगे, जहां हमारी भावनात्मक यानी भावनाओं से जुड़ी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। सो हमारा फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, एप्लीकेशन। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल नॉलेज डेवलपमेंट रेफर्स टू, शिक्षा ज्ञान के विकास का जो है वो कार्य है, इसका क्या मतलब है। देखिए, कार्य सीधा सीधा प्रोसेस की बात करता है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है आउटपुट, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट और इनपुट, इनपुट हमारा जो बहुत ही इनिशियल लेवल होता है, जहाँ पे हम चीजें इनपुट करते हैं, हमें क्या चीजें एक्चुअली आउटपुट के रूप में चाहिए, तो उसके लिए हम जो इनपुट्स देते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम डिजाइन, डेवलपमेंट, इन सब की बात करते हैं। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट की बात करें, जहां पे हमारा प्रोसेस काम करता है, तो वहां पे हमारा जो राइट आंसर है कि एजुकेशनल नॉलेज डेवलपमेंट को अगर हम एज फंक्शन रिफर्स करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि कार्य जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, प्रोसेस में है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो तात्पर्य है उसका मतलब क्या है। देखिए, शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ फैक्ट्स को रटाना नहीं होता है, एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन हम बेस्ट आंसर चुनेंगे तो व्यवहार में इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर या चेंज इन बिहेवियर। देखिए, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट की भी यहाँ बात शिक्षा नहीं करता है, एक्सप्लोर करने की भी बात यहाँ पे अभी शिक्षा नहीं कर रहा है। शिक्षा सबसे पहले किस ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है कि एक बच्चे को व्यवहार में कितना परिवर्तन, एक बच्चे के बिहेवियर में जितना चेंज देखने को मिलता है, कि शिक्षा का उतना आउटपुट अच्छा दिखने को मिलता है। यानी एक एक व्यक्ति जब एजुकेट होता है, एक स्टूडेंट जब एजुकेट होता है, तो उसके व्यवहार में बहुत सारी चीजें चेंज होती है। आप एक अनएजुकेटेड लोगों को देखें और आप एक एजुकेटेड लोगों को देखें, तो आप में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो व्यवहार में परिवर्तन करने का मतलब ही है कि हमारा शिक्षा देने का मतलब यही है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन किया जाए। So change his behavior is called a main meaning of education. Okay student. So next question देखेंगे हम, 8th क्वेश्चन को देखेंगे। What is the function? अभी हमने पूछा कि यहाँ मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन क्या है एजुकेशन का। तो फंक्शन है हमारा, देखिए, संस्कृति का संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ये जरूर है हमारा एक फंक्शन। फंक्शन बहुत सारे हैं, उसमें से आप ये देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे राइट है। सोशल रिकंस्ट्रक्शन भी एक एजुकेशन का फंक्शन है, समाज में चेंजेस लाना, समाज को आगे प्रोग्रेस करवाना, ये सोशल एजुकेशन का ये भी फंक्शन है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को, उसकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूवमेंट करना, बढ़ाना, ये भी एजुकेशन का फंक्शन है। सो हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, सोशल रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारे ही फंक्शन हमारे एजुकेशन के फंक्शन है।
क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन अफेक्टिव डोमेन। देखिए अभी हमने बात की थी किसकी, अभी हमने बात की थी कॉग्निटिव डोमेन की, अब हम बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की। अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो आपके तीन डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इनके आप जरूर लेवल्स याद करके जाइए, इनके आप जरूर ऑब्जेक्टिव्स याद करके जाइएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इनके ऑब्जेक्टिव से आपको क्वेश्चन पीजीटी में तो जरूर देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको कॉग्निटिव के 6 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे अफेक्टिव के 5 ऑब्जेक्टिव्स की। तो यहाँ पे वैसे तो आपका राइट आंसर 5 है, लेकिन कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं। 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट है आपका रिसीविंग, सेकेंड है आपका रिस्पॉन्डिंग, आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड है आपका वैल्यूइंग, फोर्थ है आपका ऑर्गेनाइजिंग, और फिफ्थ है आपका कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, तो ये आपके जो है 5 इसके अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है, जो हमारी भावनाओं से चीजें जुड़ी होती हैं, यानी भावनात्मक जो भी चीजें भावनाओं से, आपके इमोशन से, ठीक है, आपके इमोशन से जुड़ी होती हैं, वो चीजें हमारी अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। अब यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन में ये 5 का जो ऑब्जेक्टिव्स है इनका क्या मतलब है, टीचर क्या करता है। देखिए यहाँ पे रिसीविंग से मतलब है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी चीज को अगर उसके सामने उसके कोई थॉट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, या आसपास की जो भी उसके सामने घटनाएं होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वो किस तरीके से अपने मन में लेता है। ठीक है, रिसीविंग का मतलब अपने अंदर अपने सेल्फ में बच्चा कैसे उसको अडॉप्ट करता है। क्लियर, तो समझ के उसको कैसे बच्चा आगे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्ड। एक बार जब आपके आसपास कोई घटना हो रही है, कोई विचार आपको कोई बता रहा है अपने, फिर आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। कि किसी को एकदम से बहुत एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, किसी के विचारों को अच्छा नहीं लगता तो एकदम फटाक से जवाब देता है, या कोई बहुत पेशेंस रख के अपने जवाब को सोचता है, समझता है, उसके बाद देता है। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। इसके बाद वैल्यूइंग, उन विचारों से उनके वैल्यू पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो उन वैल्यूज को कितना मानता है जो सामने वाला उनको बता रहा है, या अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, वो किस वैल्यूज के नॉर्म्स पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज हमारा थर्ड, यहाँ पे भावनात्मक जो ऑब्जेक्टिव है। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों के वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, आइडियाज होते हैं लोगों के, उनको कैसे बैलेंस करना है, कैसे उनको एक फॉर्मेट में उनको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उनको उन पे डिस्कस करना है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग में ये काम होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है कैरेक्टराइजिंग। तो देखिए यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी आपने वैल्यूज और बिलीव्स जो देखे थे, उनको अपने अंदर कैसे अपने सेल्फ में उतारना है, और कैसे उनको डिफेंड करते हुए अपने करेक्टर में लाना है। देखिए करेक्टर में लाना, आपके बिहेवियर में वो चीज आना, मतलब हाईएस्ट लेवल हो गया ना। आप कोई भी चीज एकदम से तो अपने बिहेवियर में नहीं लाए। आज किसी ने आपसे कहा कि इस तरीके से अपने आप को चेंज करो, ये वैल्यूज मानो, ये बिलीव्स मानो, तो आप एकदम से तो नहीं मानेंगे ना। तो पहले आप उसको रिसीव करते हैं, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आप अपने उस पर वैल्यूज देखते हैं कि आपकी कोई वैल्यूज उससे इफेक्ट तो नहीं हो रहे, ये वैल्यूज आपको उस पर कितने मैच कर रहे हैं आपकी लाइफ के, है ना। तो उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना कि किस तरीके से मैं इन वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकता हूँ, कैसे चीजें हम आगे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं चीजों को। उसके बाद आप अपने कैरेक्टर में उन चीजों को उतारते हैं। तो ये 5 लेवल्स बताए गए हैं अफेक्टिव डोमेन से, जो आपकी भावनाओं और आपके इमोशन से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से हम लोग कहते हैं हार्ट भी कहते हैं, और जो हमारा कॉग्निटिव होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेड। ठीक है, 3H इसको एक तरीके से बोला जाता है, 3H कहा जाता है, हेड, हार्ट, और जो साइकोमोटर होता है उसे कहा जाता है हैंड। ठीक है, ये भी कभी कभी अगर लिख के आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, हेड, हार्ट और आपका हैंड।
ठीक है, ये 3H भी इसे कहा जाता है, कहीं कहीं आपसे पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो हार्ट है, हमारे इमोशन से जुड़े हैं, वो हमारे अफेक्टिव डोमेन्स हैं। तो इसके 5 हो गए, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, स्पेंसर ने जो करिकुलम दिया है उसमें कौन सा सब्जेक्ट नहीं इंक्लूड किया गया है? तो आपको ये सब्जेक्ट्स उनके पढ़ने होंगे। रिलीजन उसमें है, बायोलॉजी भी है, म्यूजिक भी है, बट उन्होंने मैथमेटिक्स को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक रूट लर्निंग वाला क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इन्होंने करिकुलम जो भी दिए हैं, इस तरीके से कोई भी और भी जो विचारक हैं और भी जो थिंकर्स हैं, उनके जो करिकुलम्स हैं, आप उसको एक बार से अच्छे से देख के जाइएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सब्जेक्ट एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ ह्यूमंस इन द नेचुरल वर्ल्ड? नेचुरल वर्ल्ड में ह्यूमंस की क्या प्लेस है, उसको कौन एक्सप्लेन करता है? तो उसको सीधा सीधा ज्योग्राफी एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स इसकी बात नहीं करता है, लाइफ साइंस इसकी बात नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करता है। ज्योग्राफी हमको बताता है कि हमारी जो प्लेस है वो नेचुरल वर्ल्ड में कहाँ तक रिलाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन? करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है। एजुकेशन के जो फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स दिए गए हैं हमारे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो हमारे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो हमारा ये है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ठीक है, ये हमारे तीनों इनकरेक्ट हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन वैल्यूज? वैल्यूज पे जो पर्सनैलिटी है उसको किसने क्लासिफाइड किया है? तो उसको स्प्रेंजर ने क्लासिफाइड किया है। इन्होंने 6 टाइप के जो वैल्यूज हैं वो बताई हैं। 6 टाइप की वैल्यूज बताई हैं। कौन कौन सी वैल्यूज बताई हैं? पहली आप लिख लीजिए, थ्योरेटिकल वैल्यूज बताई हैं इन्होंने। दूसरी इन्होंने बताई हैं इकोनॉमिक वैल्यूज बताई हैं। इन्होंने तीसरी बताई हैं पॉलिटिकल। इसके अलावा इन्होंने बताया है सोशल वैल्यूज। इसके अलावा इन्होंने बताया है एस्थेटिक वैल्यूज। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यूज। और इसके अलावा इन्होंने एक और बताया है रिलीजियस वैल्यूज। ये इन्होंने 6 टाइप की वैल्यूज बताए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये स्प्रेंजर ने बताए हैं, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एस्थेटिक्स, रिलीजियस, ये इनके 6 टाइप की वैल्यूज हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल डोमेन्स। 3 फंडामेंटल डोमेन्स कौन कौन से हैं? अभी हमने पढ़े थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। रिएक्टिव हमारा नहीं था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द अफेक्टिव डोमेन? हमने पढ़ा था रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग, लेकिन रिसेप्शन हमने नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। ये हमने 5 पढ़े थे, बट हमने रिसेप्शन नहीं पढ़ा था, तो हमारा रिसेप्शन आंसर इसमें नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही इजी ये भी था, अगर आपको स्टेप्स याद है, उसके ऑब्जेक्टिव्स याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एजेंसी? फॉर्मल एजेंसी के बारे में पूछा गया है एजुकेशन की। तो फॉर्मल एजेंसी कौन सी है हमारी? फॉर्मल तो हमारा स्कूल ही है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है। फैमिली हमारा क्या है? फैमिली हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है, इनफॉर्मल एजेंसी में आता है। स्टेट नॉन है, और रिलीजियस भी हमारा नॉन फॉर्मल, ये नॉन फॉर्मल में दोनों आते हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है स्कूल। स्कूल हमारा क्या है? फॉर्मल एजुकेशन एजेंसी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु डिस्कस द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट? एजुकेशन में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वो किसने चर्चा की थी, किसने उसकी बात की थी? तो किसने बात की थी? वो नन ने की थी। ये हमने बीएड में पढ़ा था। बीएड में जो हम डेफिनेशंस पढ़ते थे तो उसमें हमने नन के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन के हैं वो सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे नन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एजुकेशन व्हाट डज सेल्फ रियलाइजेशन रेफर्स? सेल्फ रियलाइजेशन जो है एजुकेशन में वो क्या रेफर्स करता है?
मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन पावर्स या इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखिए जो कंप्लीट डेवलपमेंट जो ह्यूमंस की बात की गई है उसमें हमारे ये तीनों आ जाते हैं। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा? हमारा बेस्ट आंसर होगा सी। हमारा बेस्ट आंसर है वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का क्या नहीं है? तो उसमें हमारा फिजिकल आता है, मेंटल आता है, स्टैटिक्स भी आता है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमारा इसका भी आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर है। क्लियर? साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव में आपका सिटीजन ऑब्जेक्टिव है, एक वो चीज नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल। स्कूल का फॉर्मल फंक्शन क्या नहीं है? डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट। देखिए स्किल्स को डेवलप करना स्कूल का ही काम है, तो ये हमारा होगा नॉट में, हमारा ये नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग यूजफुल नॉलेज स्टूडेंट्स, यूजफुल नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड काम जो है वो स्कूल फॉर्मल सेटिंग्स में ही करता है। गाइडिंग स्टूडेंट इन स्टेब्लिश कोऑर्डिनेटिंग विद देयर फैमिली। फैमिली के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारा काम कौन करता है? फैमिली करती है। फैमिली बताती है, हमारी कम्युनिटी बताती है, हमारे आसपास की सोशल लाइफ बताती है, ये स्कूल का काम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? थर्ड, क्योंकि नन ऑफ द एबव नहीं होगा, जिसमें हमारा स्कूल जो है वो करता है फॉर्मल सेटिंग में यूजफुल नॉलेज भी देता है, लेकिन जो फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करने की बात है वो हमारी फैमिली करती है, जो कि हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन करता है। इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं और वही हमें बताते हैं कि कैसे हमें किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, क्या हमारा कोऑर्डिनेशन किसी के साथ हो सकता है। तो ये हमारा जो फैमिली है वो बताता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो सी है कि वो एक नॉट फॉर्मल फंक्शन है ऑफ द स्कूल। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चंस आज की क्लास के कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। जितनी आप हेल्प करेंगे आपका भी फायदा होगा, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा। इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगी, इस तरह के और भी 20 अदर क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।